हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम रुखसार अहमद। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जो भी सिलेबस जेके एसएसबी ने प्रिस्क्राइब करा है वो सिलेबस सारा मैं आपको कंप्लीट करूंगा। आज की इस वीडियो में मेनली हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस का कि आपका सिलेबस है क्या बेसिकली, और कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास से उठाया गया है, और क्या अप्रोच रहेगी आपको हर एक टॉपिक करने की। हर एक जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है मोस्टली। तो कुछ एक दो टॉपिक अगर छूट भी जाएंगे वो हम अपने लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, बट जो इस वीडियो में मैंने लाया है डेप्थ में हर चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स को आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको। एक और बात, मैं एक चीज आपसे कहना जरूर चाहूंगा कि ये आपको लेक्चर्स देखने के बाद किसी और सोर्स की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये मोर देन इनफ हो जाएगा। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा करवाया जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, आपको वो फोबिया से निकलना है। वो फोबिया नहीं रखना है कि हमने 11th 12th में मैथ नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है ज्यादातर वो 11th 12th के टॉपिक्स हैं, ठीक, मैथमेटिक्स के। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो अभी जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं क्या के चलूं कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं रहा है, ठीक है। जिस वजह से वो सोचते हैं कि वो फॉर्म ही नहीं भरते हैं। पहली बात, अगर फॉर्म भर दिया है तो वो डरते हैं मैथ्स से कि मैथ्स नहीं करना है, क्यों ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये देख के ही आप चैप्टर्स को डर लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट जो हमारा सॉरी लास्ट ईयर नहीं, लास्ट जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, अगर हर एक स्टूडेंट ने जस्ट हर एक चैप्टर को टच भी किया था, मतलब जस्ट उसका इंट्रोडक्शन भी उसको पता था, हाँ बेसिक टर्म्स उसको पता थी, मतलब एडवांस लेवल का नहीं पढ़ा था, मॉडरेट भी नहीं पढ़ा था, जस्ट उसको बेसिक क्लियर था हर एक चैप्टर का, तो वो आराम से वो क्वेश्चंस 7 से 8 क्वेश्चंस जो है आराम से वो बना सकता था अगर उसने इतना पढ़ा था। तो कहने का मतलब है आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब पढ़ाया जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है कि जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका उनको अगर आप देखोगे ना ध्यान से, 11th 12th में अगर मैथमेटिक्स रखा भी है, अभी वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उनको वो 11th 12th का मैथमेटिक्स याद नहीं है। तो इसलिए सब इक्वल है अभी इस टाइम पे। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं याद होता है क्योंकि अनटच हो जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये आपके पास सिलेबस है इसका, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ऐसा मतलब ये दो चैप्टर से अपने आप में ही दो चैप्टर से, ठीक है। तो ये आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स उसमें पूछा जाता है तो ये कॉमन चैप्टर्स होते हैं हर उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें भी है, इसमें थोड़ा अच्छा लेवल का पढ़ना है आपने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में ये अच्छा ग्रेड वाला जॉब है। इसलिए इसमें आपको काफी एडवांस लेवल का इसमें पढ़ना होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे डिटेल में समझाएंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी ये चैप्टर्स के नाम मैंने लिखे हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि क्या टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, क्या है कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बेस पे सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें डिफरेंस के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, रेट निकालना होता है, प्रिंसिपल निकालना होता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है। इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर भी है, इसलिए मैं आपको इन दो चैप्टर्स के साथ ज्यादा डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं। अगर नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, जो मेन इस बारी हमारा कंसंट्रेशन है वो 11th 12th के जो मैथ से टॉपिक उठाए गए हैं उन पे है। उनमें से हमें देखना है क्या 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 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने जो बता दिया वो पढ़ना है। बाकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको खुद पता चल जाएगा क्या करना है कैसे करना है, ठीक है।
तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर हम बात करें तो ये 7th और 8th क्लास अगर आप देखोगे एनसीईआरटी उसमें मिलेगा, थोड़ा बेसिक होगा उन बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में बेसिक होगा, कॉम्पिटेटिव लेवल की अलग चीज होती है, बेसिक लेवल अलग चीज होता है, ठीक है। बेसिक आपको 7th और 8th क्लास की क्लास बुक में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो आ जाता है, ये आपका आ जाता है 9th क्लास का एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखो, ठीक है। तो अब इसमें ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके अंदर हम इसकी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वैसे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम जब इसका डिटेल में वीडियो लाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लीनियर पेयर, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बेसिकली आपका ऐसा फॉर्म का होगा 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 4 लिख दो ऐसे। ये पेयर, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। क्यों लीनियर है, क्यों इक्वेशन है, क्यों इन टू वेरिएबल है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो करना ही करना है, साथ ही साथ इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका ही आगे ये पार्ट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये 9th की बुक में है और ये वाला 10th की बुक में है। आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से पढ़ना है। बुक से अगर पढ़ना चाहते हो वहां पे बिल्कुल आपको बेसिक मिलेगा, एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बेसिकली 11th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है। परमुटेशंस अलग चीज है, कॉम्बिनेशंस अलग चीज है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ये हम डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे। आपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, मेन मेन फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ना है आपने, ठीक है, परमुटेशन के अंदर। फिर परमुटेशन का फार्मूला पढ़ना है। परमुटेशन का फार्मूला एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला पढ़ना है। एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं वहां पे, आर हो गया वहां पे सेलेक्ट कितने करने हैं, वो डिटेल में क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये परमुटेशन का आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। उस परमुटेशन के अंदर हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि भाई बताओ अगर कोई वर्ड है जैसे मंडे, तो मंडे के जो लेटर्स है उसको यूज करके कितने हम मतलब विद आर विदाउट मीनिंग जो है बना सकते हैं, विद आर विदाउट मीनिंग कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं मंडे के लेटर्स को यूज करके, वो एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। या फिर ऐसा बोले आपको कि भाई 4 डिजिट नंबर कितने हैं सारे, वहां पे बोल सकता है रिपीट करे बिना, जैसे 4444 ये रिपीट हो गया, रिपीट करे बिना भी पूछ सकता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो वो सारी चीजें हम परमुटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन के बारे में हम देखेंगे, सॉरी कॉम्बिनेशन भी आपका 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन के अंदर कॉम्बिनेशन का फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा। इसके अंदर एन की वैल्यू कैसे निकालनी है, NC0 क्या होता है, NC1 क्या होता है, ये सारी चीजें हम कॉम्बिनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे। उसके रिलेटेड टर्म्स है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम भी आपका 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। 11th क्लास का मैथमेटिक्स का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली आपके दिमाग में कभी ऐसा आया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका बेसिकली फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी आपके दिमाग में आएगा होगा कि भाई अगर a प्लस बी रेज टू पावर 4 हो जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, ऐसा हो जाए a प्लस बी रेज टू पावर 10 हो जाए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें स्कूल्स में बताई जाती है, लेकिन ये हमें स्कूल्स लेवल पे 10th लेवल तक नहीं बताई जाती, क्योंकि इनका काम नहीं होता अप टू 10th लेवल तक। तो 11th में जब हम पहुंचते हैं तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए याद रखने से अच्छा, कितनी एक याद रखें, याद रखने से अच्छा हमारे पास आती है बाइनोमियल थ्योरम, जो हमें बताती है कि भाई आप x प्लस वाई
रेस टू पावर एन कैसे निकाल सकते हो, एन की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, ये होता है समीशन आर जीरो से लेकर एन तक एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर, ये होती है आपकी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसमें आपको कभी बोलेगा, इतना थोड़ी बोलेगा ए प्लस बी रेस टू पावर 10 पूरी निकालो, पूरी निकालने में कम अज कम भी आपको मान के चलो 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। बात आ रही समझ में, ये वाला पर्टिकुलर का बोला मैंने। लेकिन आपको ये पूछ सकता है मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको पूछ सकता है कोई इंडिपेंडेंट टर्म पूछ सकता है, फोर्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, है ना, इसकी कितनी टर्म्स होंगी, इसकी ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी कितनी टर्म्स होंगी, ठीक है। उन टर्म्स में जो वेरिएबल की पावर्स है वो किस इंक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो मतलब इसमें टर्म्स तो मतलब 10 से ज्यादा एक 11 होंगी इसमें टर्म्स, वो होंगी कैसे, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोल सकता है फोर्थ टर्म क्या होगी, ऐसा नहीं बोलेगा पूरी निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, तो निकालना हमें आना चाहिए, उस टाइम हम निकाल लेंगे इजिली, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, अगर बोला भैया फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2x लिखा है, इसके साथ जो वेरिएबल के साथ जो पीछे ये नंबर एसोसिएट हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलेंगे। बोलेगा फिफ्थ टर्म में जो कोएफिशिएंट होगा वो बताओ क्या होगा, तो हम उस जब चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तब हम निकाल लेंगे बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बाइनोमियल थ्योरम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपका कुछ टॉपिक्स 11th के, कुछ टॉपिक्स 12th के। तो जो लास्ट टाइम पूछा था ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पूछा था, बिल्कुल बेसिक पूछा हुआ था एग्जाम आपका। सिर्फ अगर आपने टच भी किया था हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही, बस आपको बेसिक क्लियर था हर एक चैप्टर का, दैट मीन्स आप आराम से बना सकते थे। इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि नहीं पूछेंगे इतना एडवांस लेवल का, क्योंकि वो जस्ट चेक करते कि स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि नहीं है, ठीक है। ज्यादा कॉम्पिटेटिव लेवल का कब पूछते हैं, ज्यादा टफ कब पूछते हैं, जब चीजें आसान हो, ठीक है। तो ये हर बच्चे के लिए आसान नहीं होता है, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट क्या होता है मैथमेटिक्स में भी ऐसे कॉमन भी हम बोलते हैं एक हद, ठीक है। ये कभी बोलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ऐसा दे देगा, है ना। ये एक फंक्शन की लिमिट है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है वो आगे मैं रिलेशन फंक्शन में बता दूंगा, ठीक है। मतलब x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है x अप्रोचेस टू 0, मतलब 0 के बहुत ज्यादा करीब, एग्जैक्ट 0 नहीं। ये डिटेल में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लिमिट्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ लिमिट्स के फार्मूले हैं, ठीक है, तो वो याद रखेंगे हम। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फार्मूला है, लास्ट एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी है लिमिट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। वेरिएबल के चेंज होने के साथ फंक्शन में क्या चेंज आएगा वो हम समझेंगे डिटेल में। अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें मैं आपको डेप्थ में चीजें नहीं बता सकता, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ हर एक चैप्टर से आपने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये तो कुछ है ना, ये तो कुछ है, काफी मतलब आपको मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में ही कि आपको इस एग्जाम के लिए इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को हम लिखते कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, जैसे इसको हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, जैसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये चीज है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें समझना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समझना है, लॉगरिथमिक फंक्शन का समझना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का समझना है, पॉलिनोमियल फंक्शंस का समझना है, ठीक है। तो ये कुछ हमें डेरिवेटिव्स समझने हैं, करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये मैं आपको कराऊंगा। डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूले भी पूछता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम, हो गया ऑलरेडी, सॉरी, सेट थ्योरी आ जाती है। सेट थ्योरी भी आपका 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही है 11th का, सेट थ्योरी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करने से वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, तो उसको हम सेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है भाई
फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एक एग्जांपल है सेट की, किसी से भी पूछोगे वो सेम आंसर देगा। आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, चेंज ना करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब सेट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम, नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उन सबको समझेंगे हम, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी सेट्स हैं टाइप्स, वो सारे समझेंगे, उनके बेस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सबको, डिसजॉइंट जॉइंट सेट्स जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट पे, अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ सारा, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। लेकिन चीजें बहुत सारी बताने के लिए, वो आप क्लासेस लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसमें भी दो मेथड होंगे, एक होगा सेट बिल्डर फॉर्म, एक होगा रोस्टर फॉर्म। वो समझेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, कैसे रोस्टर फॉर्म में करना है, कैसे चीजों को इंटरवल्स के अंदर लिखना है, कैसे चीजों को क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कैसे चीजों को ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे आगे, देखो सेट्स के अंदर क्या समझेंगे, ऑपरेशंस, ठीक है। एडिशन कैसे होगा, डिफरेंस कैसे होगा सेट्स का, एडिशन कैसे होगा, डिफरेंस कैसे होगा सेट्स का, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे सेट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ मैंने टर्म्स लाई है, ठीक है ना, सेट चैप्टर के अंदर जो आपको काम आएंगी। हम समझेंगे कि सेट को इस ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें सेट निकालने हो कैसे निकालते हैं, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम समझेंगे जब सेट चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, ये मिक्स है, 11th और 12th दोनों में है ये चैप्टर, 11th और 12th बेस पे। रिलेशन एंड फंक्शन ये थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल का चैप्टर है, बाकी सब चैप्टर्स आपको इजीली हो जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान अच्छे से समझनी है चीजें। रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे, रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में रिलेशन आपको पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, बेसिक रिलेशन से। सबसेट का भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बिलोंग्स टू का भी एक रिलेशन, हर मतलब मैथमेटिक्स में रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जेके 12 बी, तो मैं पुंछ से हूँ बेसिकली, तो ये एक रिलेशन बना हुआ है। जेके बता रहा है जम्मू कश्मीर, 12 हमारे पुंछ को असाइन हुआ है नंबर, और बी हो गया ये मॉडल का नंबर बता देता है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ का रिलेशन है, जैसे मदर फादर हो गया एक रिलेशन है, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन से रिलेशन है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रिलेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझेंगे इसके अंदर इसकी। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें आपको हो जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हो जाती है एरो डायग्राम, हो जाती है आपको टेबलर फॉर्म हो जाता है इसका, ठीक है। तो वो समझेंगे सारी चीजें। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन, जैसे कोडोमेन हो गया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम समझेंगे सेट सॉरी रिलेशंस के अंदर। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शन समझेंगे, फंक्शन के टाइप समझेंगे, फंक्शन के टाइप, जैसे फंक्शन कौन से रिलेशन फंक्शंस होते हैं ये भी हम समझेंगे, कौन से रिलेशन फंक्शंस होते हैं ये भी समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस एंड रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन समझेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ऑन टू हो गया, वन टू हो गया, सॉरी वन टू नहीं, वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। तो वन वन हो गया, मेनी वन हो गया, ठीक है। और जो वन वन और ऑन टू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस भी बोलेंगे। सर्जेक्टिव होगा वन वन जो होगा, ठीक है। ऑन टू जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव होगा। उसके बाद हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे कुछ। स्पेशल सा टाइप ऑफ फंक्शंस में आपके पास सिग्नम फंक्शन आ जाएगा, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, वो जानना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होंगे, वो जानना जरूरी है। मॉडुलस फंक्शंस क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, ये हम समझेंगे किसके अंदर, फंक्शंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स की क्या जरूरत है मैथमेटिक्स के अंदर, वो समझेंगे। इसके टाइप्स को समझेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके मैट्रिक्स भी समझेंगे और उसके टाइप्स भी मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर समझेंगे। उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स समझेंगे, ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा, डिवीजन कैसे, सॉरी डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो समझेंगे।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक की ही फॉर्म है, मैट्रिक का नंबर क्या होगा, ठीक है, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। डिटर्मिनेंट को हम ऐसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट के अंदर जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है वो कैसे ढूंढते हैं। 1/a इनवर्स का फार्मूला होगा आपके पास, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये आपके पास फार्मूला होगा। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे। अब पर्टिकुलर माइनर पूछ सकता है, पर्टिकुलर कोफैक्टर पूछ सकता है, ठीक है। तो कब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे समझेंगे, हम समझेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी हो गया चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वली लाइकली आ जाता है, लाइकली आ जाता है, अनलाइकली आ जाता है, जैसे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट आ जाते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेंज आ जाती है प्रोबेबिलिटी की। ये सारी चीजें हम समझेंगे किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर। और भी कुछ चीजें हैं जो हम एडवांस लेवल के अंदर समझेंगे। परमुटेशंस की मदद से भी हम काफी प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद एक्सियोमेट्रिक, एक्सियोमेट उसके बाद हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक इवेंट हो गया है, उसके बाद दूसरे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी समझेंगे, मोस्टली इसी से क्वेश्चन ही आता है। लास्ट टाइम में हाँ कार्ड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कॉइन्स, दो कॉइन्स को फेंकने पे क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या उसके डिफरेंट इवेंट्स बन सकते हैं, क्या उनकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो समझेंगे, ठीक है। 4 कॉइन को फेंकने पे, 8 कॉइन को फेंकने पे क्या बन सकता है, क्या खाता हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी के अंदर। कार्ड्स का समझेंगे कि भाई एस क्या होता है, किंग क्या होता है, क्वीन क्या होता है, जैक क्या होता है, स्पेड क्या होता है, क्लब क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे किसके अंदर, कार्ड्स के अंदर। फिर डाइस को, एक डाइस को फेंका, दो को फेंका, तीन को फेंका, क्या आउटकम्स आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये सारी चीजें हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। उसके बाद लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझेंगे। उसके बाद 22 थ्योरम से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे, ओके। उसके बाद आ जाती है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली आपको काम आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको काम आएगा 2D शेप्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ये आपने बनाया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन गए। हम समझेंगे एब्सिसा क्या होता है, हम समझेंगे ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से क्या होती है, मिड पॉइंट फार्मूला समझेंगे, सेक्शन पॉइंट फार्मूला जो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के काम आता है, रेशियो कैसे निकालनी है, मतलब अगर एक लाइन को एक पॉइंट ने डिवाइड किया, किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 रेशियो में डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, तो ये रेशियो कैसे निकालनी है, मेथड से समझेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स से समझेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिवीजन ये वाला निकालना होगा, ये कैसे समझेंगे, सेक्शन फार्मूला से। मिड पॉइंट कैसे निकालना है वो समझेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, ये निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे। अगर आपको ये तो आप 3D के अंदर भी निकालोगे, लेकिन इसमें ये होगा कि इसमें 2 डायमेंशंस दी होंगी, मतलब दो वर्टिसेस, मतलब दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला होगा, फिर एक एक्स वाला एक वाई वाला होगा, फिर एक एक्स वाला और एक वाई वाला होगा। ये तीनों को यूज करके, कोऑर्डिनेट्स को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते थे, बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कभी फेल हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास हाइट और बेस नहीं पता होती, साइड्स पता होती है, तब हम मेंसुरेशन के अंदर वो डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर वो दोनों भी फेल हो जाए तब हमारे पास ये आता है कोऑर्डिनेट का। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस दिए हो तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री करके, प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन करके वगैरह, है ना, वो फार्मूला है, उससे यूज करके करते हैं। लेकिन ट्रिक से भी हम कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसको निकालेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इससे मुझे लगता है, जहां तक याद है, इससे क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, इक्वेशन ऑफ सर्कल से, शायद से, एग्जैक्ट नहीं याद है। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स कैसे बनानी है, उसका सेंटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, उसके रिलेटेड टर्म्स क्या होंगे, इंटरसेप्ट क्या होंगे, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स, इनकी इक्वेशंस बनानी है हमने, वो समझेंगे। सारी चीजें हम किसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th और 11th से जो टॉपिक्स है वो है, ठीक है, 10th और 11th से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। उसके बाद हम समझेंगे 3D के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, सॉरी, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपने ऑक्टेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के बारे में पढ़ना है। ऑक्टेंट क्या होता है वो पढ़ना है, किस ऑक्टेंट में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, मतलब उनके साइन क्या होते हैं, वो सारी चीजें समझनी है आपने 3D के अंदर। अब 3D के अंदर हम थ्री डायमेंशनल के अंदर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम के कुछ वर्टिसेस दिए होंगे, कुछ वैल्यूज अननोन होंगी, वो निकाल सकते हैं। वो सारी चीजें हम किसके अंदर करेंगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर करेंगे। और कुछ स्किप तो नहीं हो गया माइंड से, क्योंकि लिखा नहीं है। बस यही चीजें जो रह गई हैं, कोई इशू नहीं है डिस्कस, अभी तो बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं किस किस चैप्टर से, ठीक है। तो उसके बाद वेक्टर्स आ जाएगा आपके पास, लास्ट जो चैप्टर है आपका वेक्टर्स आ जाएगा। वेक्टर्स समझते हैं, वेक्टर्स और स्केलर आपने, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी पढ़ाते वक्त कि आपने पहले पढ़ा होगा, मैं चाहूंगा कि आपने, मैं ऐसा सोच के पढ़ाऊंगा कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है कभी भी, तो उस लेवल से मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा। मेरा कराने का तरीका ये रहेगा, मैं हर चैप्टर से पहले पहले उसकी बेसिक वीडियो डालूंगा। ये नहीं है कि ये पूरे चैप्टर की बेसिक वीडियो पहले ही डाल दी, जैसे मैंने रिलेशन एंड फंक्शंस पहले बताया आपको, है ना, तो मैं पहले रिलेशन के रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो एक वीडियो में कवर करूंगा, फिर उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है, मैं मोस्टली ट्राई यही करूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए इन टॉपिक्स से वही जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और सेम टू सेम, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन में आपको कोशिश करूंगा कि सेम टॉपिक का क्वेश्चन आपको भी दूं, ताकि आप खुद से भी वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप आराम से कर लोगे, बस आपको बने रहना है। वेक्टर समझते हैं, स्केलर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता है, जिसके स्केलर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सारी चीजें आपको डिटेल में वेक्टर चैप्टर के अंदर समझाई जाएंगी। ऑपरेशन ऑन वेक्टर समझाए जाएंगे, एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। उसके बाद वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में समझेंगे, कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, तो वेक्टर्स के ये इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स के टाइप्स जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर चैप्टर के अंदर। और लॉज वेक्टर के, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी समझेंगे हम किसके अंदर, इसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी समझेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी हम समझेंगे किसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर। हाँ, तो ये था जो एक मैंने डिस्कस किया है कि किस चैप्टर से हम क्या पढ़ेंगे। अगर कोई चीज रह गई है तो वो हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ सारी चीजें हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, बस यही बताना था कि एक इंट्रोडक्शन की सिलेबस क्या है, उस सिलेबस से आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने कोशिश की है हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक को कवर करने की। कई चीजें अगर रह गई है वो बेसिक डेफिनेटली उसके अंदर डिस्कस होंगी जब हम लेक्चर्स को करेंगे। तो मान के चलो कि हर एक जो टॉपिक है उससे मिनिमम 5 वीडियोस मान के चलो, कोशिश करेंगे हम कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही कवर करें, रेलेवेंट चीजें ही कवर करें, ठीक है, अननेसेसरी चीजों पे ना ध्यान दें उतना। तो होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।